से काशीराम जी ने समझाया, बाबा साहब ने कहा एससी एसटी ओबीसी एक मंच पर आ जाएं तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। जब काशीराम जी ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात कही तो बहुत लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता। काशीराम जी ने उसको अपने जीवन का मिशन बनाया और समझाया तो कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना दिया। अगर कुछ दिन और जीवित होते तो सेंटर में सरकार बना देते। सर, वर्तमान स्थिति इतनी खराब है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से देखा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज बार-बार जाटव चमार ही करता हुआ नजर आ रहा है कि सारा आरक्षण जो जाटव चमारों ने खाया। ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा झगड़ा लगाने का कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में यादव गैर यादव का मामला बार बार चलाया जाता है, ओबीसी के अंदर अगर बात करें तो फिर उसी प्रकार से हरियाणा में जाट गैर जाट का मामला बीजेपी के द्वारा ही खड़ा किया गया है। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में जाटों गैर जाटों का मामला, चमार गैर चमार का मामला चलाया जा रहा है। तो ये बात पूरे समाज को समझने की ज़रूरत है, बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों के बाप दादा पुरखों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, छुआछूत बनाया, ऊंच नीच बनाया, और आज भी जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने के बावजूद भी हमारे साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर वो हमको किसी मुद्दे पर उकसा रहे हैं तो इससे हमको समझना चाहिए कि फायदा हमारा नहीं है, हमारा नुकसान ज्यादा है, और ये बात समझाने की जरूरत है। और ये समझाने का काम जो बहुजन समाज के समझदार लोग हैं उनको आगे आकर के करने की जरूरत है, ताकि जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा बंटवारे में हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा फायदा एकजुट होकर के लड़ने में। लेकिन सर, देखा जाए जब से एक वाल्मीकि समाज में दो तरीके के समाज हो गए, एक तो बुद्धिजीवी लोग हैं, एक जो बिना बुद्धिजीवी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बार बार एक समाज तो कह रहा है कि जो जाटव चमार है हमारा बड़ा भाई है, उसी जगह दूसरी तरफ देखा जाए जो दूसरा भाग है हमारा वाल्मीकि समाज का, वो कह रहा है कि हमारे दुश्मन हो गए क्योंकि इन्होंने जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था ये सारा आरक्षण जो जाटव चमार मार खा गए। मेरा ये कहना है कि अगर इंसाफ करना चाहती है आरएसएस बीजेपी तो कास्ट सेंसस करे ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करे। इसके लिए किसको दिक्कत है? 100% रिजर्वेशन इस देश में लागू कर दो, रिजर्वेशन की राजनीति खत्म कर दो। 100% रिजर्वेशन लागू कर दो, ब्राह्मणों को भी 3.5% रिजर्वेशन दे दो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और 100% रिजर्वेशन एक बार लागू हो जाए, सबको सबका प्रतिनिधित्व मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो इन चीजों की बात नहीं कर लड़ाई रहे झगड़ा वो बात नहीं करते, हमें तो करना पड़ेगा ना। वो बात नहीं कर रहे हैं, वो हमको विभाजित करने की बात कर रहे हैं, तो हमें तो ये बात करना पड़ेगा भाई ये तुम लड़ाई झगड़ा लगाना बंद करो, हम किसी का हक नहीं खाना चाहते, तुम गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सुनिश्चित कर दो और ये लड़ाई बंद कर दो। सब लोग मिलकर देश का विकास करें। देश का विकास ही होना चाहिए ना प्राथमिकता में। तो जब आप आपस में लड़ा रहे हो देश के लोगों को भी, एक एक कैटेगरी के लोगों को, तो देश का विकास कैसे होगा? ये आपस में लड़ा कर आप राजनीति करना चाहते हो, तो ये राजनीति बंद करो। हम सबके साथ इंसाफ चाहते हैं। आज काशीराम जी का स्मृति दिन है, तो हम तो यही उनका सबसे अच्छा नारा हमको ये लगता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आप सुनिश्चित कर दो, आप गिनती निकालो सबका, फिर ये निकालो कौन प्रशासन में कितना। आप जाति जनगणना से क्यों डर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि 80% के लगभग ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हैं, इसलिए तो आप न डर रहे हो। और अगर आप ईमानदार हो, आप शेड्यूल कास्ट में आकर ईमानदारी की बात कर रहे हो, ओबीसी में आकर ईमानदारी की बात कर रहे हो, और 79.2% आप खुद कब्जा किए हुए हो, उसमें आपको ईमानदारी नहीं दिख रही है। तो ये सवाल उठाना पड़ेगा, ये दूसरे लोगों को समझाना पड़ेगा जो हमारे भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। कोई दूसरा हमारे भाई को गुमराह कर रहा है, अरे हमारी तो जिम्मेदारी हम अपने भाई को समझाएं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तो वो समझने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज अब खुद कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो हमारे पास पहले मायावती जी एक पॉइंट था कि हम अपनी सरकार मायावती के द्वारा बना सकते थे, एक चंद्रशेखर के द्वारा, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बची है कि बीजेपी को हम जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें वर्गीकरण की बात करके आरक्षण देने के लाभ दिया। ये बीजेपी अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रही है और कुछ लोगों को आगे कर करके ऐसे स्टेटमेंट दिलवाने का काम कर रही है। तो जो बहुजन समाज का जागृत वर्ग है उसमें वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनको मिलजुल करके इस पर एक अभियान चलाना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए समाज में खुलेआम कि ये डेटा है, इसमें किसको कितना मिला है, कौन कितना कब्जा किया। वो डेटा दिखा रहे हैं कि हरियाणा पंजाब का डेटा दिखा रहे हैं। सुनिए ना, तो ये अगर ये सारा दिखाते 79.2% तो ये लोग कब्जा किए हैं, तो किसका क्या शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पूरा हो गया? शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन पूरा हो गया? ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा हो गया? नहीं पूरा हुआ ना।
जब कोटा ही नहीं पूरा हुआ तो दूसरे ने दूसरे का कैसे खा लिया? अरे कोटा तो पूरा करो। मान लो शेड्यूल कास्ट का अगर कोटा पूरा हो जाता तब ये कहा जाता कि हाँ दूसरे ने दूसरे का खा लिया। ओबीसी का कोटा पूरा हो जाता तब ये कहा जाता है। जब उनकी सीटें ही खाली हैं तो जो खाली है वो कौन नहीं भर रहा है? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? क्यों नहीं भर रहा है? नहीं भर रहा तो वो दुश्मन है, या जो सरकार में ही नहीं है वो दुश्मन है? अरे जो सरकार में नहीं है आपका भाई, उसको आपको दुश्मन मान रहे हो, और जो सरकार में है, जो आपका लागू नहीं कर रहा है, लागू नहीं होने दे रहा, वो आपको उकसा रहा, झगड़ा लगा रहा। देखिए वाल्मीकि को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं, मगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे कोटे में कोटे की बात करी थी, उसके बाद क्रीमी लेयर की भी बात की गई। देखिए क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा 92 में, आज तक 6% 7% ही ओबीसी, इससे ज्यादा भरा नहीं गया। 27% कागज पे है, 6-7% नहीं। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ साधारण लोगों को समझाने के लिए कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना। आप बताइए, महंगी एजुकेशन हो गई है, प्राइमरी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ तो कोई एजुकेशन ही नहीं है। तो जो क्रीमी लेयर का मतलब, वो तो क्रीमी लेयर है नहीं, उसको फर्जी नाम दे दिया एक तो क्रीमी लेयर का। अरे कोई आदमी नौकरी पा गया पहली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में, तो क्रीमी लेयर थोड़ी ही हो गया। तो वो क्रीमी लेयर एक तो है नहीं, लेकिन आप उसको क्रीमी लेयर का नाम दे रहे हो। तो आज की महंगी एजुकेशन में उसी की हैसियत है, वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला सकता है। अच्छी एजुकेशन दिला पाएगा तब तो मेरिट में जाएगा, तब तो क्वालिफाई कर पाएगा एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा तब तो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस। लेकिन वो तो जो बनने लायक है, पढ़ाने लायक है, उसको आप छांट दे रहे हो क्रीमी लेयर से, और जो नहीं बनने लायक है वो तो ऐसे ही गायब हो गए, क्योंकि वो पढ़ाने की स्थिति में नहीं। महंगी एजुकेशन में आप फ्री एजुकेशन, समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा लागू करो, फिर आप थोड़ी बात करो दूसरी बातों की। तो आप तो ये कर नहीं रहे हो, आप तो इसको खत्म कर दे रहे हो। तो जब आप सारी चीजें खत्म कर रहे हो तो ओबीसी को क्रीमी लेयर का फायदा नहीं हुआ तो एससी एसटी को कैसे होगा? और क्रीमी लेयर संविधान में है ही नहीं। एससी एसटी का आरक्षण तो बाबा साहब के समय लागू हुआ, बाबा साहब इसके खिलाफ थे, संविधान निर्माता इसके खिलाफ थे। जब संविधान निर्माता ही इसके खिलाफ थे तो दूसरे लोगों को क्या अधिकार बनता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 15(4) में 16(4) में लिखा हुआ है कि आप मतलब क्रीमी लेयर भी हो सकता है और तो वर्गीकरण भी होना सुप्रीम चाहिए। कोर्ट के जज ये भी कह रहे हैं कि नहीं है, गलत लिखा है। फैसले के खिलाफ भी थे कि नहीं थे? तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे जो खिलाफ थे। तो 15/4/16 साल में कहाँ लिखा है आर्थिक आधार पर क्राइटेरिया लगा करके? हम भी तो संविधान पढ़े हैं। 15/4/16 में कहाँ लिखा है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाकर रिजर्वेशन को 341 रोका जाए? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जिस तरीके ब्राह्मण आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसके लिए क्रीमी लेयर लगा रहे हैं, उसके लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से कहें कि वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जिस तरीके से वाल्मीकि समाज कह रहा है कि अब हम डंडे लेकर के तैयार बैठे हैं, अगर ये विरोध करेंगे हमारा, जिस तरीके से भारत बंद किया, उन्होंने खुद बोला कि हमने इनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा कि जिस तरीके से इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। लेकिन इनके लोग कितने थे? थोड़े से, जो कि वहाँ चंद्रशेखर की रैली हुई थी भारत बंद में भी लाखों लोगों की तादाद थी। फिर मेरा ये नहीं कहना किसके लाखों थे किसके लाखों नहीं थे, मेरा ये कहना है कि ये जो समाज में आपस में लड़ाने की बात हो रही है, तो समाज का जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, हर कम्युनिटी का, उसको एक साथ आना चाहिए और एक साथ आकर के ज्वाइंट मुहिम कोई इस प्रकार की चलानी चाहिए कि समाज को जागृत किया जाए और उनके हक अधिकारों के लिए उन्हें खड़ा किया जाए। दूसरे लोग हमारे भाइयों को गुमराह करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको रोका जाए। तो रुकेंगे कैसे सर? समझाने से, समझाना समझ पड़ेगा। हो रहा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, समझाने से ही लोग समझते हैं। समझाने से काशीराम जी ने समझाया, बाबा साहब ने कहा एससी एसटी ओबीसी एक मंच पर आ जाएं तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। जब काशीराम जी ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात कही तो बहुत लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता। काशीराम जी ने उसको अपने जीवन का मिशन बनाया और समझाया तो कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना दिया। अगर कुछ दिन और जीवित होते तो सेंटर में सरकार बना देते।
कुछ तो कहना चाहेंगे चलते चलते मतलब लोगों से? चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बार बार लड़ाने की कोशिश ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और वो कोशिश भी इसलिए कर रहे हैं, बहुजन समाज में जागृति बढ़ रही है, एकता बढ़ रही है, इससे वो लोग घबराए हैं। उनको लगता है जितना इनको तोड़ो, इनको भड़काओ, इनको तमाम प्रकार से इनको विभाजित करने का काम करो, तो वो विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग हैं, जो कि उनको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका रास्ता निकाल करके एक साथ रह करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अच्छा।